Hello students, today we will start class 12th biology chapter 6 molecular basis of inheritance. So students, अभी तक अपन ने कितने पार्ट कर लिए? समथिंग मुझे लगता है आई थिंक 6 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं और अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन तक इसको कंप्लीट कर दिया था. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? रेप्लिकेशन को अपन ने पढ़ा था कि डीएनए की का रेप्लिकेशन मीन्स मल्टीपल कॉपीज बनना, है ना. और ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए का आरएनए में चेंज कैसे करेंगे, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. मतलब डीएनए आरएनए में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. बेसिकली क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की इंफॉर्मेशन मीन्स दोनों में से एक ही स्टैंड आरएनए की फॉर्मेशन करेगा, है ना. व्हाई? सो टू इम्पोर्टेंट रीजन है हियर. कौन कौन से रीजन है इसके? फर्स्ट इज इफ डीएनए के दोनों स्टैंड ही यहाँ पर आरएनए की में चेंज हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी. जैसे अपन ने यहाँ पर देखा था, ये डीएनए है, ठीक है ना, ये डीएनए है, ठीक है भाई. डीएनए को अपन ने इस तरह से बना लिया. अब ये दोनों ही डीएनए यदि आरएनए की प्रोसेस में मतलब बनाने की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर, है ना. सम टाइम पर जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए और कहना चाहिए अपने को ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं ईच अदर, ठीक है ना. और जब डबल स्टैंड आरएनए की फॉर्मेशन होती है तो ये इनहिबिट कर देता है किसको? ट्रांसलेशन के प्रोसेस को. मतलब रोक देता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को. ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोकना मीन्स वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो सकता. फिर मतलब ट्रांसक्रिप्शन पर ही ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. ट्रांसलेशन का आगे प्रोसेस होगा ही नहीं. आगे अपन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को भी आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है? थोड़ा थोड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया था जब सेंट्रल डॉगमा को अपन ने देखा था उस टाइम पर, कि ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस. आरएनए प्रोटीन बनाता है तो उस टाइम अपन उसको, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है ना. मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी यदि यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा. तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है तो ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है. सेकेंड रीजन, इफ डीएनए के बोथ स्टैंड डिफरेंट टाइम पर जो है क्या करेंगे? आरएनए में चेंज हो रहे हैं तो क्या होगा? जो है यहाँ पर अपन देखें, इन दोनों में से दो स्टैंड बनानी है दोनों. यहाँ पर क्या बनता है? सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पर अपन ने mRNA बनाया, ठीक है. तो प्रोटीन भी दो टाइप के बन जाएंगे यहाँ पर, P1 और P2, यही है ना. यदि मैंने कहा कि ये जो आरएनए, यदि अपन दोनों डीएनए के स्टैंड इन्वॉल्व हो जाते हैं आरएनए की फॉर्मेशन में, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, तो यहाँ पर 2 आरएनए बन जाएंगे. और 2 आरएनए बनेंगे डिफरेंट टाइम में भी अपन देखें तो यहाँ पर 2 टाइप्स के प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी. मतलब करेंगे ये प्रोटीन सिंथेसिस, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने की मशीन है, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, है ना. और कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे इन्हीं 2 रीजन्स की वजह से. डीएनए के बोथ स्टैंड में से एक ही स्टैंड आरएनए की फॉर्मेशन में या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि आरएनए के जो डीएनए के बोथ स्टैंड जो है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्यों नहीं इन्वॉल्व होते? बिकॉज यदि दोनों साइमल्टेनियसली आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब सेम टाइम में कर रहे हैं, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी. और डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पर जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा. सेकंड रीजन देखें भाई, एक टाइम में नहीं कर सकते तो डिफरेंट टाइम में कर लेते हैं, आपके मन में आएगा. तो सेकंड रीजन भी देख लेते हैं अपन कि यदि सेकंड रीजन में अपन देखें कि आरएनए की फॉर्मेशन डिफरेंट जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए डिफरेंट टाइम में आरएनए की फॉर्मेशन करता है, तो 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स के का सिंथेसिस यहाँ पर हो जाएगा. और ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ना, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने की जो मशीन है उसको ये कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोटीन. और इन्हीं रीजन की वजह से डीएनए के डबल स्टैंड में से ओनली 1 स्टैंड ही ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है.
ओके, राइट है ना ये। अब अपन देखते हैं नाउ स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में पहले जैसे अपनी बुक में एक डायग्राम बना रखा है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, है ना, तो वो यहाँ अपन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि उसकी अपने को बार बार नीड होगी। ठीक है, ये तो कौन सा रीजन हो गया यहाँ पर, प्रोमोटर रीजन। अभी बताऊंगी मैंने अपन ने यहीं क्यों रखा है प्रोमोटर रीजन को। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना क्या, इसके आगे बनाएंगे अपन टर्मिनेटर रीजन, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है ना, ये हो गया अपना टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, दो हो गए अपने स्टेप यहाँ पर। अब यार यहाँ पर देखते हैं अपन जो है एक अपना ये यहाँ पर आएगा टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड बनाया अपन ने, टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, इसको अभी मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ पूरा, है ना। और यहाँ पर अपन ने देखा ये स्ट्रक्चरल जीन है, जीन, और उसके नीचे वाला कोडिंग स्टैंड हो जाएगा, है ना। ये अपना हो जाता है कोडिंग स्टैंड। ओके, तो ये अपन ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। इसके एंड कैसे होंगे, ये तो 3 एंड होगा इसका, ये 5 एंड होगा, सॉरी ये 5 एंड होगा, और ये 3 प्राइम एंड हो जाता है। ठीक है ना, तो ये अपन ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब अपन को बार बार यही देखना है इसमें कि ये मैंने क्यों बनाया है ऐसा, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। बुक में भी बना हुआ है, भाई कुछ समझ में नहीं आता हमें। तो बेसिकली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए के डबल स्टैंड में से एक स्टैंड जो है पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, सो फर्स्ट जो है अपन यहाँ पर देखें स्टैंड जो है यूकेरियोटिक में तो कुछ चेंजेस होंगे ट्रांसक्रिप्शन में, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है ना, और जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें 3 फीचर्स हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेशन। 3 फीचर्स यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं किसके प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। कौन कौन से, प्रमोटर, टर्मिनेटर, या अपन उसके पहले लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये 3 जो फीचर्स हैं, ये 3 फीचर्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए। इफ ये डबल स्टैंड डीएनए है, अपन ने यहाँ पर ड्रॉ किया है डबल स्टैंड डीएनए, है ना, और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अपन ने देखा कि जो कौन कौन सा है, हियर जो है क्या आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, इन पर ही तो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है ना। ठीक है, ये बना दिया मैंने कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, राइट। अब सो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। यदि इस तरह से यहाँ पर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चरल जीन का, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स का, तो अपन इस साइड को कह देते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब समझ में आ गया ना मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन क्यों लिखा था। इट मीन्स जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, सो सम सीक्वेंस यहाँ पर ऐसा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड्स का कि अपन इस टाइम पर इनको बोलने लगते हैं क्या, विच इज कॉल्ड जो है स्ट्रक्चरल जीन। और यही जीन जो आगे जाकर न्यूक्लियोटाइड जो आगे जाकर कोड करेंगे एंड आरएनए की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब यही आरएनए क्या करेगा आगे जाकर, ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेगा, मीन्स प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा या प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, राइट। सो प्रोमोटर रीजन वो रीजन है जहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अपन यहाँ लिख ही लेते हैं, अपने को याद रहे, जिससे स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन।
ठीक है ना। ये रीजन कौन सा हो गया अपना, साइट कौन सी हो गई, प्रमोटर रीजन पर। यहीं से जो है यही वो साइट है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, विच इज कॉल्ड प्रमोटर रीजन। अब आता है टर्मिनेटर रीजन पर, स्टॉप हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटर रीजन पर आकर जो है स्टॉप हो जाता है। इसको मैं पूरा ही लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो है टर्मिनेटर रीजन पर मतलब सबसे पहला आता है अपना प्रमोटर रीजन, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और टर्मिनेटर रीजन पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, राइट। सो डीएनए के डबल स्टैंड पर कौन सा प्रमोटर रीजन है, कौन सा टर्मिनेटर रीजन है, अब ये तो अपने को पता होना चाहिए ना। अभी तो मैंने आपको यहाँ पर लेबलिंग कर दी, तो आपको पता है कि ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है ना। और जो है बिकॉज ये ट्रांसक्रिप्शन जो अपन ने कैसे पता करेंगे, अपन ये कैसे आइडेंटिफाई होगा ये, तो ये जो कोडिंग स्टैंड मैंने यहाँ पर लिखा है, ये कोडिंग स्टैंड कोई ना कोई इसका फंक्शन तो होगा ही ना, तभी तो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है। तो इस कोडिंग स्टैंड का फंक्शन क्या होता है, कोडिंग स्टैंड 5 प्राइम एंड पर अपस्ट्रीम और 3 प्राइम एंड पर डाउन स्ट्रीम पर टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होता है। अब पता चल गया ना आपको, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये तो अपस्ट्रीम है ये इसकी, तो इसका जो कोडिंग स्टैंड का जो अपस्ट्रीम होगा उस पर तो क्या प्रेजेंट होता है, प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होता है, जो अपना यहाँ प्रेजेंट है। और डाउन स्ट्रीम पर देखें अपन, डाउन स्ट्रीम पर टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होता है। किस चीज से अपन ने आइडेंटिफाई किया इसको कि प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन कहाँ होना चाहिए, मतलब कोडिंग स्टैंड का जो अप स्ट्रीम होगा उस वाले रीजन में तो प्रमोटर रीजन होगा, और कोडिंग स्टैंड का जो डाउन स्ट्रीम होगा उस साइड में कौन सा रीजन प्रेजेंट होगा, टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बिकॉज ये टेम्पलेट स्टैंड है जो है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, तो अपने को मालूम है ये जो टेम्पलेट स्टैंड अपन ने यहाँ पर इस पूरे स्टैंड को अपन ने क्या बोला, टेम्पलेट स्टैंड बोला है, यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने। तो ये जो टेम्पलेट स्टैंड है ये पूरा ही किसके प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, आरएनए की फॉर्मेशन में या ट्रांसक्रिप्शन में। तो इस पर जो कोडिंग स्टैंड है उसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आता है अपना जो है कोडिंग स्टैंड के बाद अपन क्या करेंगे कि स्टैंड जो है मैंने अभी आपको बताया था कि एज आई टोल्ड यू डीएनए के डबल स्टैंड में से एक ही स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, और वो है टेम्पलेट रीजन, ठीक है ना। मतलब वो कौन सा है, ये टेम्पलेट रीजन है, ठीक है। अब जो है इसमें हेल्प कौन करेगा, अपन ने रेप्लिकेशन में तो बहुत सारे एंजाइम देखे थे ना, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज, और जो पॉलीमरेज एंजाइम था वो फर्स्ट सेकंड थर्ड था। अब इसमें भी एक एंजाइम का नेम आएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है किस में पार्टिसिपेट करेगा, इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या हेल्प करता है। अब डीएनए डिपेंडेंट मैंने क्यों कहा, क्योंकि डीएनए के डबल स्टैंड में से एक ही स्टैंड अपना पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन में। ये आरएनए को ही पता लगाना पड़ेगा, इसके लिए वो डीएनए पर डिपेंड करता है, इसीलिए अपन उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एंजाइम पॉलीमरेज एंजाइम विच इज कॉल्ड, इसीलिए मैंने इसको कहा कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये एंजाइम भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में वर्क करता है। ये एंजाइम जो है किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही काम करता है। कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। अब ये तो अपन ने यहाँ देख लिया कि भाई इसमें ये जो काम कर रहा है कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और किस डायरेक्शन में कर रहा है,
किस डायरेक्शन में कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में जो है वर्क करता है। और ये एंजाइम टेम्पलेट स्टैंड को विच इज फॉर्म इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है, इसको आरएनए के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब मैंने यहाँ पर कहा आपसे कि ये जो एंजाइम है ये 5 to 3 की डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन जो डीएनए का स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड अपन ने बनाया, वो तो 3 to 5 की डायरेक्शन में है, तो उसको आरएनए के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में राइट जो है जो कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा, इसको एक बार और बता देती हूँ। ये एंजाइम टेम्पलेट स्टैंड को विच इज फॉर्म 3 to 5 एंड, है ना, के डायरेक्शन में है ना। और डीएनए से जब आरएनए की फॉर्मेशन करता है तो उस टाइम पर ये 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगा, मतलब इसको ये चेंज कर देगा। अब आता है यहाँ पर डीएनए की सीक्वेंस में प्रेजेंट है, जो अपने को देखना है किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए स्टैंड है, ये आरएनए एंड प्रोटीन की फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे होगी ये अपन यहाँ पर पता लगाना है अपने को। अभी तो अपन ने कॉमन बात की है ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो है डीएनए की से आरएनए में कन्वर्ट होना, मतलब जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही पार्टिसिपेट करता है, मीन्स सिंगल स्टैंड पर ही डीएनए के इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, दोनों में से किसी एक पर ही, जो कि आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। और ये मैंने आपको बता दिया है कि दोनों में से जो एंजाइम कौन सा इसमें पार्टिसिपेट करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में काम करता है। और अपन इन पर कैसे पता लगाएंगे, इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रीजन जो है स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कौन सा टर्मिनेटर। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो कोडिंग स्टैंड होता है, कोडिंग स्टैंड के जो अप स्ट्रीम होती है वो तो होता है प्रमोटर रीजन, और जो डाउन स्ट्रीम वाला पार्ट होता है वो होता है टर्मिनेटर रीजन। और जो ये सीक्वेंस है ये न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, और इन पर कुछ इस तरह का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिनको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। में कैसे होगा ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ये अपन यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोट्स, है ना, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होगा ये अपन यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अपने को मालूम है प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, है ना, वेल डेवलप्ड नहीं होता, बिकॉज उसमें जो है कि क्या होता है, उसमें जो कहना चाहिए अपने को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब मान लीजिए कि अपन यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगी मैं इसको, कि मान लीजिए कि ये डीएनए का स्टैंड है, और मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ अपन ने बनाया ये डीएनए का स्टैंड है, ठीक है, और ये ओनली यहाँ पर 1 पेप्टाइड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा डीएनए का स्टैंड है और ये इस पर जीन्स प्रेजेंट हैं, अपन ने बना लिया ना, ये क्या प्रेजेंट है, इस पर जीन प्रेजेंट हैं। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इस पर ये जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब कोई भी एक प्रोटीन या पेप्टाइड की फॉर्मेशन के लिए, ओनली 1 पेप्टाइड की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ओनली 1 पेप्टाइड की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पर जो है सो इट इज़ कॉल्ड, क्या बोलेंगे अपन इसको, मोनोसिस्टोनिक। 2-3 चीज़ें अपने को यहाँ पर देखनी पड़ेंगी प्रोकैरियोटिक सेल्स में जाने से पहले, है ना। तो जो उसको मैंने क्या बोला, इट इज़ कॉल्ड मोनोसिस्टोनिक, मतलब ओनली 1 पेप्टाइड की यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है। सो सिस्टोनिक क्या है यहाँ पर, कई बार सोचते हैं कि डीएनए एंड जीन में डिफरेंस क्या है,
तो सो मोस्टली डीएनए एंड जीन को हम बेसिकली सेम होते हैं, सेम ही मानते हैं हम तो कि भाई डीएनए है तो जीन है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जीन एक सीक्वेंस है जो आगे चलकर क्या करता है, आगे चलकर कोड करता है आरएनए के लिए, ठीक है ना। ये जो जीन अपन ने लिखा है ना, जो डीएनए पर जो जीन प्रेजेंट है वो आगे जाकर क्या करता है, कोडिंग करता है, किसके लिए, आरएनए के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने आपको कहा कि भाई आरएनए के लिए कोडिंग करता है इफ कोई ऐसा सीक्वेंस है डीएनए का जो आगे चलकर 1 पेप्टाइड की फॉर्मेशन कर देता है, और तो दिस इज मोनोसिस्टोनिक, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर सीक्वेंस ऐसा प्रेजेंट है। इनके कहने का मतलब है कि जो आगे जाकर इन जीन का सीक्वेंस ऐसा प्रेजेंट है जो आगे जाकर ओनली 1 पेप्टाइड की फॉर्मेशन कर देता है, विच इज कॉल्ड मोनोसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक, ओके, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई ना। अभी मैं ये बार बार ये चीज़ें अपनी आएंगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, इसीलिए मैंने ये आपको पहले बता दिया है। सो हियर 1 डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, और एक पूरा जीन है, और ये रिस्पॉन्सिबल है 3 टाइप के प्रोटीन या एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि मोनोसिस्टोनिक डीएनए यूकैरियोटिक में और पॉलीसिस्टोनिक जो है डीएनए प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, मीन्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अब एक बार और मैं इसको समझा देती हूँ आपको कि मान लीजिए यहाँ पर डीएनए का स्टैंड है ना, और इस पर कुछ सम जीन्स का यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी कोई भी एक प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए या फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट है। सो इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे अपन, इट इज कॉल्ड मोनोसिस्टोनिक, या एक ओनली 1 पेप्टाइड की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल हैं ये, तो इसको अपन बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। नाउ ये सिस्टोनिक क्या है, कई बार हमारे माइंड में ये चीज़ें होती हैं, हम तो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, अब इसीलिए ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये डीएनए क्या है, डीएनए एंड जीन में डिफरेंस क्या है। तो मोस्टली क्या होता है, हम बेसिकली इनको सेम ही मानते हैं, ठीक है ना। और जीन से एक सीक्वेंस है सॉरी, तो डीएनए का जो आगे जाकर ये कोड करता है आरएनए के लिए, मतलब ये जो जीन है ये एक तरह का सीक्वेंस है डीएनए पर जो प्रेजेंट होता है, और ये आगे जाकर कोड करेगा आरएनए के लिए, ठीक है ना। आरएनए के लिए कोड करेगा, तो ऐसा सीक्वेंस है ये, बट ये ऐसा सीक्वेंस होता है, और सो अपन ने इसको क्या बोला था, एक पेप्टाइड की फॉर्मेशन करेगा तो मोनोसिस्टोनिक, बट एक ऐसा सीक्वेंस भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटीन्स को या एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तब अपन उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक, ओके। तो जब मैंने कहा कि पॉलीसिस्टोनिक है तो यहाँ पर 2 टाइप के हो गए ना, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। तो मोनोसिस्टोनिक तो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक डीएनए यूकैरियोटिक में, और पॉलीसिस्टोनिक सिस्टोनिक जो प्रेजेंट होता है वो किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, मीन्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कैसे होती है, कौन कौन से इवेंट होते हैं। सो अपन यहाँ पर अपन ने ये सब डिस्कस कर लिया है। अब अपन स्पेशली बात करेंगे किसकी, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर अपन बैक्टीरिया भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। अब अपन यहाँ देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे मैंने कहा ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, ठीक है ना, बार बार अपने को यही प्रोसेस पढ़ना है। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यहाँ पर ये इसका समझ लो, ये अपन ने प्रमोटर रीजन बना दिया मैंने। अब भी है इसको अपन ने किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं अपन, प्रोकैरियोटिक सेल के। सो वी हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अपने को मालूम है, और डीएनए में ये प्रमोटर रीजन है। कौन सा है ये प्रमोटर रीजन, ये है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। जो प्रमोटर रीजन है, तो जो सीक्वेंस है अपना वो क्या है, यहाँ पर 3 and 5 and 5 and 3 and, यही सीक्वेंस होता है ना अपना। तो ये सीक्वेंस है, तो ये प्रमोटर रीजन है। अब मैंने यहाँ कहा 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये अपने को सीक्वेंस दिख रहा है।
तो ये प्रमोटर रीजन का सीक्वेंस होता है, अपन पढ़कर भी आए हैं। सो हियर 3 to 5 एंड पर है, तो सीक्वेंस में देखें तो ये टेम्पलेट स्टैंड के रिस्पेक्ट में यदि अपन बात करें तो ये प्रमोटर रीजन होगा, बिकॉज 3 to 5 वाला ही टेम्पलेट होता है। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि टेम्पलेट रीजन कहाँ से कहाँ होता है, 3 to 5 एंड पर होता है। बट तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टेम्पलेट स्टैंड यहाँ पर। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसको अपन चेंज कर देंगे। अब ये बिकॉज 3 to 5 प्राइम वाला टेम्पलेट स्टैंड होता है, इसीलिए अपन ने यहाँ पर ऐसा किया। तो टेम्पलेट स्टैंड को ये इजीली चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 5 to क्या हो जाएगा ये इसका प्रमोटर रीजन। यदि अपन देखें तो प्रमोटर रीजन ये बन जाएगा यदि चेंज कर देंगे तो, है ना। अब आता है अपना इसमें कि मैंने कहा कि चलो ठीक है कि 3 to 5 प्राइम वाला जो एंड होता है वो टेम्पलेट स्टैंड होता है, ठीक है। इसीलिए अपन ने ऐसा किया। तो टेम्पलेट स्टैंड को इजीली हम यहाँ चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। तो टेम्पलेट स्टैंड मीन्स न्यू स्टैंड। न्यू स्टैंड कैसा बनेगा इसका, 5 to 3 के डायरेक्शन में बनेगा। अपन ने यही पढ़ा था ना अभी, 5 to 3 के डायरेक्शन में बनेगा, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड की एडिशन होती है और इसी सीक्वेंस में होती है 3 प्राइम एंड से, है ना। 3 प्राइम एंड पर ही होती है जो भी होती है, जितने भी न्यू न्यूक्लियोटाइड की चेन ऐड होती है वो कैसे होती है, 3 प्राइम एंड पर ही होती है। और 3 प्राइम एंड पर होगी इस तरह से जो है यहाँ पर जो है इनकी न्यूक्लियोटाइड की एडिशन चल रही है ये, और किस एंड से चल रही है, 3 प्राइम एंड से चल रही है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज मैंने अभी यहाँ पर लिखा था ना, वो एंजाइम क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो वेरी फर्स्ट सिग्मा फैक्टर आता है। और सिग्मा फैक्टर जो है क्या है, इसका फंक्शन है आरएनए के फॉर्मेशन। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, ये क्या करता है, आरएनए की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज है जो वेरी फर्स्ट क्या करेगा, सिग्मा फैक्टर आता है यहाँ पर, इसका फंक्शन है जो क्या करता है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रमोटर रीजन से बाइंड करवाना, ठीक है। अब अपन यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए ये जैसे अपन ने यहाँ पर लिया, ये इसका प्रमोटर रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉलीमरेज एंजाइम आया जिसमें सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इसको इस प्रमोटर रीजन से बाइंड करवाता है सबसे पहले। अब ये प्रमोटर रीजन से बाइंड करवाता है तो फर्स्ट स्टेप है अपना यहाँ पर क्या, बाइंडिंग, ठीक है। और मतलब इनिशिएशन, बाइंडिंग इनिशिएशन मीन्स बाइंडिंग कर दी, मतलब इनिशिएशन हो गया, किसका इनिशिएशन हो गया, स्टार्ट हो गया किसका, आरएनए का फॉर्मेशन होने का। जैसे ही क्या हुआ, सिग्मा फैक्टर ने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रमोटर रीजन पर पहुंचाया, वैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज फॉर्मेशन करेगा आरएनए की। तो आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ से ये होने लगी आरएनए की फॉर्मेशन। अब आरएनए की फॉर्मेशन होगी, सो आरएनए की फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो अपन यहाँ देखेंगे वो किस सीक्वेंस में होगी, 5 प्राइम to 3 प्राइम के सीक्वेंस में होगी, क्योंकि अपन ने अभी बात की थी 3 प्राइम एंड पर ही न्यू न्यूक्लियोटाइड की एडिशन होती है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो आरएनए की फॉर्मेशन का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर स्टार्ट हो गया तो सीक्वेंस ईयर जो प्रेजेंट है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में आता रहेगा। मतलब जो डीएनए के एक स्टैंड पर जो सीक्वेंस प्रेजेंट है ना, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर आरएनए में सीक्वेंस आता रहेगा। और एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो, डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है, बट आरएनए में उसकी जगह पर क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। जो अपन ने पढ़ा हियर, जो डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है वो 5 से 3 प्राइम एंड की तरफ हो रही है और 3 के डायरेक्शन में हो रही है। सो सेकेंड स्टेप इज एक्सटेंशन या एलोंगेशन। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, यहाँ पर एलोंगेशन होगा इसका, मतलब ये फॉर्मेशन तो हो गई, उसमें एलोंगेशन भी तो होगा। और वो कहाँ से होगा, वो कौन करेगा, न्यूक्लियोटाइड करेगा, और वो 3 प्राइम एंड से करेगा। ओके राइट, फर्स्ट स्टेप था अपना
क्या था फर्स्ट स्टेप? इनिशिएशन, मतलब आरएनए की फॉर्मेशन को स्टार्ट करना, जब सिग्मा फैक्टर जो है पॉलीमरेज एंजाइम के साथ को ले जाकर प्रमोटर रीजन से बाइंड कर देता है। सेकंड स्टेप आता है अपना एलोंगेशन। ये एलोंगेशन क्यों हो रही है यहाँ पर? बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज न्यू न्यूक्लियोटाइड की एडिंग यहाँ पर कर रहा है 3 प्राइम एंड पर। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? अपन कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो जहाँ ये बार बार न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया थे ना, उस टाइम पर OH ग्रुप पर पेयरिंग हो जाती है, बहुत फास्ट पेयरिंग करता है, बिकॉज आरएनए मोर रिएक्टिव होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जा रहा है और ये एलोंगेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है भाई, एलोंगेशन हो गया। फाइनली हियर टर्मिनेटर रीजन भी प्रेजेंट है। अपने को मालूम है भाई कहाँ तक होगा लंबा, ये उतना ही तो होगा ना जहाँ तक टर्मिनेटर रीजन होगा। सो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पर पहुँचेगा, समझ लो यहाँ टर्मिनेटर रीजन है इसका, तो जैसे ही ये बनते बनते यहाँ तक पहुँचेगा आरएनए पॉलीमरेज, तो क्या होगा? कांटेक्ट में आएगा, तो वहाँ जाकर ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है आरएनए की फॉर्मेशन का, है ना, मतलब एलोंगेशन का। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो सिग्मा फैक्टर है वो पॉलीमरेज एंजाइम को क्या करता है? पॉलीमरेज एंजाइम को किससे बाइंड करता है? प्रमोटर रीजन से। किसके लिए? आरएनए की फॉर्मेशन के लिए। वैसे ही रो फैक्टर यहाँ पर होता है टर्मिनेटर रीजन पर, वो क्या करता है? इस प्रोसेस को टर्मिनेट करता है ना। सो वी कैन से दैट कि जो है सिग्मा फैक्टर तो होता है इनिशिएटर फैक्टर और रो फैक्टर होता है टर्मिनेटर फैक्टर। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सिग्मा फैक्टर है जो क्या है? इनिशिएटर है, और जो रो फैक्टर है वो क्या है? टर्मिनेटर फैक्टर है, टर्मिनेटर फैक्टर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना आप लोगों को बच्चों, कि इनिशिएटर फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर, जो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से जो आरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, और जो रो फैक्टर है ये क्या करता है? ये टर्मिनेट करता है इस प्रोसेस को किस पर जाकर? टर्मिनेटर रीजन पर ये प्रेजेंट होता है, और ये आरएनए के प्रोसेस को, फॉर्मेशन के प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज यदि कहाँ पहुँच जाता है? टर्मिनेटर तक पहुँच जाता है, तो जो अपन ने रो फैक्टर पढ़ा है ना, उसका कोई रोल वहाँ पर नहीं रह जाता। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जैसे जो सिग्मा फैक्टर ने आरएनए पॉलीमरेज को इस पर कनेक्ट कर दिया था ना, यदि ये यहाँ से पॉलीमरेज जो है एंजाइम है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा? टर्मिनेटर रीजन तक पहुँच जाएगा। तो जो रो फैक्टर का जो नेचर है, कैसा नेचर है? टर्मिनेट करना प्रोसेस का, वो उसका रोल वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, वो टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो इट मीन्स क्या होगा? यदि मतलब जो है कहना चाहिए वहाँ पर रो फैक्टर का यदि कोई रोल नहीं है, इसका मतलब जो रो फैक्टर है वो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होगी। सो हियर आरएनए बन चुका अपना। अब अपन यहाँ देखें कि अपना आरएनए बन गया है। यहाँ पर रो फैक्टर था जो अपन ने देखा था, जो प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहा था, मतलब अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा यदि पॉलीमरेज वहाँ तक पहुँच जाएगा तो, है ना, किस टर्मिनेटर रीजन तक। वहाँ रो फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंडिपेंडेंटली टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी आरएनए की फॉर्मेशन हो गई है। आरएनए की फॉर्मेशन हो गई मीन्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम पर आरएनए की फॉर्मेशन यहाँ पर डायरेक्शन में ये प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल में कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, एक बार और बोलती हूँ, ये प्रोसेस अपन ने किस में पढ़ा है?
प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा है। और प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो आरएनए की फॉर्मेशन का या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, बिकॉज जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए साइटोप्लाज्म में होता है। आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में होता है, चाहे वहाँ पर टीआरएनए बने, एमआरएनए बने या आरआरएनए बने, कोई भी आरएनए बने, सिंगल एंजाइम ही प्रेजेंट होगा। जैसे अपन ने रेप्लिकेशन में 3 एंजाइम पढ़े थे पॉलीमरेज के, ऐसे प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे, ठीक है ना। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन जो है, अब क्या होता है यहाँ पर, जैसे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है ना, ये बातें अपन बोल रहे हैं, बोलने में अपने को टाइम लग रहा है, अपन पहले रेप्लिकेशन पढ़ा, फिर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, बट ये जो प्रोसेस हैं वो साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। मीन्स जैसे ही यहाँ पर टर्मिनेटर रीजन पर मतलब टर्मिनेट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। और ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है मीन्स जो बोथ प्रोसेस हैं वो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। मीन्स एक बार कहना चाहिए अपने को, एक साथ दोनों ही प्रोसेस यहाँ पर चलते जाते हैं। किनमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस नहीं होते, डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस साथ चलते रहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का भी और ट्रांसलेशन का भी। तो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स आरएनए की फॉर्मेशन और ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन की फॉर्मेशन, तो ये साइमल्टेनियसली चल रही हैं। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, आरएनए बन रहा है, और वहाँ आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है या सिंथेसिस हो रही है प्रोटीन की वहाँ पर। तो क्यों हो रही है? बिकॉज जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस नहीं होते, डायरेक्टली प्रोटीन का सिंथेसिस ही होता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। अब अपन देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो यूकैरियोटिक सेल में बच्चों आप लोगों को मालूम है कि जो है न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है तो इसमें डबल बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मालूम है ना आप सभी को। और डबल बाउंडेड जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने बनाया यूकैरियोटिक सेल को, तो ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसकी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। और जो अपने को यहाँ पर दिख रही है, इसकी एक तो मैंने लेयर बना दी, दूसरी लेयर जो सेकंड मेम्ब्रेन है इसके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा यहाँ पर देखें अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। कौन कौन से? जो है यदि इसके ऊपर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक दाने जैसी स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पर ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, तो अपन इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस पर नहीं है प्रेजेंट तो अपन इसको बोलेंगे क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दाने किसके हैं? ये राइबोसोम के दाने होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये अपने को दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। बहुत जूनियर क्लासेस से अपन पढ़कर आ रहे हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, बट यहाँ पर मैं वापस से रिमाइंड इसलिए करवा देती हूँ कि अपने को दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ना है, और इनमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल बाउंडेड होती है, जिसमें जो है एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वो 2 टाइप्स की प्रेजेंट होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? यहाँ पर जो लिपिड्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब ये पॉइंट तो अपन ने डिस्कस कर लिए। अब प्रोकैरियोटिक सेल में कई बार बता चुकी हूँ मैं, साइटोप्लाज्म में होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर होता है, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। और जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक और डिफरेंस आ गया अपने पास,
प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली वन एंजाइम प्रेजेंट था, पॉलीमरेज एंजाइम, और हियर 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस हो रहा है ना, अपन कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं तो। और जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो आरएनए की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंड एमआरएनए के लिए होता है, और थर्ड टीआरएनए की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीनों के फंक्शन पता चल गए। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए की जो फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकंड एमआरएनए की फॉर्मेशन के लिए, और थर्ड टीआरएनए की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर अपन और भी इनका डिटेल लिख सकते हैं, जो अपने को अभी ये वर्ड्स यहाँ पर काम आएंगे। इसमें अपन लिख सकते हैं 2,3 आरआरएनए 2,3S है ना, 2,3S आरआरएनए। और इसमें लिखेंगे अपन क्या, मैसेंजर आरएनए में क्या लिखते हैं अपन, HNRNA। एच इनके मैं फुल फॉर्म भी बताती हूँ आपको अभी, HNRNA और SNMRNA। ठीक है, और टीआरएनए के लिए, टीआरएनए में एसआरएनए होता है जिसको अपन बोलते हैं सॉल्यूबल आरएनए। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है सॉल्यूबल आरएनए। और एसएनआरएनए अपन ने जहाँ पर लिया है उसको अपन बोलते हैं क्या, स्मॉल न्यूक्लियर। ठीक है, एसएन लिया है ना मैंने यहाँ पर, ये देखिए। और HNRNA अपन ने अभी अपन इसको भी यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं किसमें, यूकेरियोटिक सेल में। यूकेरियोटिक सेल में भी वही डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा इसमें। देखिए ये डीएनए का समझ लीजिए डबल स्टैंड है। ठीक है, डीएनए का डबल स्टैंड अपन ने देख लिया। ये डीएनए के डबल स्टैंड में ये क्या है, प्रमोटर रीजन है। ठीक है, सभी में वही आएगा, प्रमोटर रीजन है। तो प्रमोटर रीजन में यहाँ से जो है आरएनए का प्रोसेस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो 5 to 3 प्राइम एंड तक होता है, ये प्रोसेस होता है ना। अब 5 to 3 प्राइम एंड तक होता है, और डायरेक्शन अपन ने इसका देख लिया है यहाँ पर। तो एमआरएनए में देखें अपन तो यूकेरियोटिक सेल में बनेगा वो पहले एसएनआरएनए कहते हैं अपन उसको, मतलब जो इसमें एमआरएनए बन रहा है ना डीएनए के एक स्टैंड से, इसको अपन सबसे फर्स्ट क्या कहेंगे, HNRNA, सॉरी SN नहीं, HNRNA। और HN मीन्स होता है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर। ठीक है ना, यहाँ लिख देती हूँ मैं, HN मीन्स क्या होता है, अभी आपको बोला था ना मैंने, इसका फुल फॉर्म बताऊंगी मैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर, ये आ गया। अब मतलब जो सबसे फर्स्ट जो आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है वो एमआरएनए की हो रही है, और एमआरएनए की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको सबसे फर्स्ट अपन कहेंगे HN। पहले तो वो क्या बनेगा, HN बनेगा, मीन्स हेट्रोजीनस होता है। और हेट्रोजीनस मीन्स क्या होता है, डिफरेंट अपन कहीं पढ़ते हैं ना, हेट्रोजीनियसली, हाइपोजीनियसली, है ना, अलग अलग पढ़ते हैं ना। तो हेट्रोजीनियसली मीन्स क्या होता है, हेट्रो का मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉलो, हेट्रो, ये सब नेम आते हैं ना, बहुत टाइम से अपन पढ़ते आ रहे हैं इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ऐसे ही यहाँ पर भी हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट क्यों बोला मैंने, बिकॉज हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है, और इसमें एक ही स्टैंड जो है पार्टिसिपेट करता है आरएनए में। और आरएनए के प्रोसेस में तो 5 प्राइम to 3 प्राइम की डायरेक्शन में जो आरएनए बना वो हेट्रोजीनस आरएनए होता है। एक बार और रिपीट करती हूँ मैं, जो एमआरएनए यूकेरियोटिक सेल में बनेगा उसको अपन बोलते हैं एसएनआरएनए, और जो एचएन होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर होता है। और हेट्रोजीनस न्यूक्लियस में हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट क्यों बोला मैंने, डिफरेंट इसलिए बोला बिकॉज हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उनमें से ओनली वन स्टैंड ही आरएनए के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है।
और जब आरएनए के जो आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है, जो आरएनए बना है उसको अपन बोलते हैं कौन सा, हेट्रोजीनस आरएनए। मीन्स इसके पास 2 टाइप की सीक्वेंस प्रेजेंट है। 2 टाइप की सीक्वेंस प्रेजेंट है मीन्स जो ये अपना आरएनए बन गया, ठीक है, अपन ने यहाँ पर ले लिया इसको मैं क्लियर कर दूँ, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से ले लिया, ये बन गया अपना आरएनए। अब इस पर अपने को कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर शो हो रही है, 2 टाइप की सीक्वेंस अपने को यहाँ पर शो हो रही है। ये क्या है, तो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। मतलब इसमें 2 टाइप की सीक्वेंस है ना, तो कौन कौन सी, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स इस पर प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे इंट्रॉन्स हैं, ये मैंने लिखा है इसको इंट्रॉन्स, और ये एक्सॉन्स हैं, ठीक है। इंट्रॉन्स कैसे होते हैं, नॉन कोडिंग स्टैंड होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं, ठीक है ना। इंट्रॉन्स कैसे होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, लिख ही देती हूँ यहाँ पर आपको क्लियर रहे, ठीक है। अब 2 टाइप्स की सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट है जो आरएनए बना है, और इस आरएनए में ये सीक्वेंस अपना लिखना कंपलसरी है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर लिखते हैं अपन 5 टू 3 प्राइम एंड, ठीक है। अब ये क्या करता है, नॉन कोडिंग स्टैंड सीक्वेंस होता है कौन सा, इंट्रॉन्स। ये क्या करता है, एचएन आरएनए में से किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है, आपके मन में आ रहा होगा ना, ये क्यों प्रेजेंट है यहाँ पर। तो एमआरएनए में इसका क्या काम है, जब ये कोडिंग ही नहीं करेगा प्रोटीन बनाने के लिए, तो अपन क्या करेंगे इसके लिए। तो आंसर आता है कि जो एचएन आरएनए है किसमें, मैसेंजर आरएनए में, इसमें प्रोसेसिंग होती है। मीन्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए में सम मॉडिफिकेशंस होते हैं या किए जाते हैं, विच इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब तीसरा अपने पास यहाँ पर डिफरेंस आ गया दोनों में, प्रोकैरियोटिक में अपन ने पढ़ा था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होते ही नहीं है, डायरेक्टली प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। बट यूकैरियोटिक सेल्स में या यूकैरियोटिक अपन डीएनए कहें या आरएनए कहें, इनमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसमें से क्या करते हैं, उस प्रोसेस में इन जो इंट्रॉन्स हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे कैसे रिमूव करेंगे, इस तरह से एक यहाँ पर जो है अपन देखें स्ट्रक्चर बन जाती है, आपकी बुक में भी बनी हुई है, इस तरह से देखिए, इस तरह से बना हुआ है ना। ये क्या है, ये क्या होगा इसमें, ये स्प्लाइसिंग का प्रोसेस है। स्प्लाइसिंग मीन्स मतलब इनको कट कर दिया जाता है वहाँ से, इसके लिए भी एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ना। स्प्लाइसिंग मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि इनमें इंट्रॉन्स को जो है रिमूव कर देते हैं अपन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में। तो इंट्रॉन्स को रिमूव करने के प्रोसेस में अपना फर्स्ट स्टेप आता है स्प्लाइसिंग, है ना, या रिमूविंग। तो फर्स्ट स्टेप अपन ने पढ़ लिया कि स्प्लाइसिंग मीन्स रिमूवल है ऑफ इंट्रॉन्स है, तो इन इंट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। अब रिमूव कर दिया जाएगा तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये एंजाइम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किस में प्रेजेंट होता है, कौन सा एंजाइम। इसके लिए भी एक स्प्लाइसिंग के लिए भी एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं अपन स्प्लाइसोसोम, ठीक है ना, स्प्लाइसोसोम। फर्स्ट स्टेप अपन ने पढ़ा था क्या, स्लाइसिंग, और इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है और वो होता है स्लाइसोसोम। ये एक एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो है किसके प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, इंट्रॉन्स की रिमूविंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ठीक है, अब ये जो स्लाइसोसोम है वो किस में प्रेजेंट होगा, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो एंजाइम है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है या प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो जनरल सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल में तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो है मॉडिफिकेशन हो ही नहीं रहा,
तो वहाँ पर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस एंजाइम की, डायरेक्टली प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। बट जब अपन यूकेरियोटिक में डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मैंने अभी कहा कि यूकेरियोटिक सेल होती हैं, उनमें आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का प्रोसेस किया जाता है, बिकॉज इनमें 2 टाइप की सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। तो इसमें जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में, मॉडिफिकेशन के प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है स्लाइसिंग, तो उसमें इन इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है स्लाइसोसोम एंजाइम की हेल्प से। क्यों कर दिया जाता है? बिकॉज इनका उसमें कोई काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर पाते। ये बहुत अच्छे से समझ लेना आप, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। और जब अपन ने पढ़ा कि भाई चलो ये रिमूव कर दिया, इसके बाद लेफ्ट बचे यहाँ पर क्या, ये एक्सॉन्स बच गए, तो इन एक्सॉन्स की आपस में अपन ज्वाइनिंग करा देते हैं। तो सेकंड स्टेप में आ जाता है कि 5 एंड पर एक मिथाइलो ग्वानोसाइट ट्राइफॉस्फेट, है ना, क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं MGPPP, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस जो है 5 एंड पर इसको जोड़ देते हैं। और ये क्या करते हैं, अपने को मालूम है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जो है जो RNA होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, और इसमें जो म्यूटेशन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, और इस म्यूटेशन को डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर जो MGPP मैंने बोला, क्या है ये, मिथाइलेटेड ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, इसको 5 एंड पर जोड़ दिया जाता है जिससे कि म्यूटेशन के प्रोसेस को डिक्रीज कर दें। इसका मेन फंक्शन क्या होता है इस MGPP का, इसका फंक्शन होता है रिड्यूस द रेट ऑफ म्यूटेशन। एक बार और बता देती हूँ कि अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में मिथाइलेटेड ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जोड़ा जाता है 5 एंड पर, जो कि RNA का जो नेचर है मोर रिएक्टिव होना, जिससे जो है म्यूटेशन फास्ट हो जाता है इनमें, उस म्यूटेशन के रेट को ये रिड्यूस कर देता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है। और यहाँ पर कैपिंग हो जाती है। देखो जो अपन ने पढ़ा ना, यहाँ पर ये रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर अपन ने देखा कि यहाँ पर कैपिंग आ जाएगी, कैपिंग का प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा। कैपिंग 3 प्रोसेस हो गए ना अपने, स्लाइसिंग और सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर हो जाएगा कैपिंग। अब आता है थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप पर क्या होगा, 3 एंड पर होता है ये थर्ड स्टेप। अभी तो ये 5 एंड पर हो रहा था, अपन ने यहाँ पर मिथाइलेटेड ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ दिया था, जिससे म्यूटेशन तो रुक गया, रेट कम हो गया उसका, मतलब ये अब इतना ज़्यादा मोर रिएक्टिव नहीं है RNA यहाँ पर। तो अब 3 एंड पर क्या होगा, 3 प्राइम एंड पर जो पॉली जो है एडिनोसाइन की जो है एडिनिन की अपन कहें जो टेल है उसकी टेलिंग कर देते हैं। टेलिंग मतलब जो ये 3 एंड है ना, यहाँ पर 3 प्राइम एंड, यहाँ पर पॉली क्यों बोला मैंने, बहुत सारे एडेनिन की जो टेल बन जाती है इस तरह से, ऐसे ये पॉली एडेनिन या पॉली ए टेल भी जिसको अपन कहते हैं, मीन्स जो है 200 एडेनिन को यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, समथिंग 200। और ये प्रोसेस कहाँ पर चल रहा है अपने को मालूम है, न्यूक्लियस में चल रहा है, क्योंकि अपन यूकेरियोटिक सेल को डिस्कस कर रहे हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, अभी बताया था मैंने, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब प्रोसेस तो न्यूक्लियस में चल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस किस में हो रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो RNA जो न्यूक्लियस में बना है उसे अपन को बाहर भी तो लाना पड़ेगा, तो क्या होगा, जो टेलिंग का प्रोसेस है जो है, टेलिंग का प्रोसेस में मैच्योर मैसेंजर RNA को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और ट्रांसपोर्ट करके उसको आउटसाइड द न्यूक्लियस लाएंगे, तो ये प्रोसेस है क्योंकि अपन ने ये
इसमें कंपलसरी था बिकॉज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन चल रहा था। और ये प्रोसेस इसमें यूकेरियोटिक में इसलिए कंपलसरी था क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा, न्यूक्लियस के बाहर होगा, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अब उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर आरएनए तो बना दिया था, ठीक है ना, डीएनए ने, बट इनको बाहर लाना भी कंपलसरी था और इनके बीच में जो डिफरेंट टाइप की कोडिंग प्रेजेंट थी, सीक्वेंस प्रेजेंट था, उसको भी करेक्ट करना कंपलसरी था। इसीलिए इतना सब मेथड इसमें हुआ, किसमें, यूकेरियोटिक सेल्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो इसीलिए कंपलसरी होता है ना। तो ये अपनी 3 चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई। जो यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, वाइल प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसीलिए उनमें जो है मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पोस्ट मॉडिफिकेशन की। सेकंड स्टेप, 3 टाइप के पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इन यूकेरियोटिक सेल में, वाइल प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली 1 एंजाइम प्रेजेंट होता है, चाहे वहाँ पर mRNA बन जाए, tRNA बन जाए या rRNA बन जाए, कुछ भी बन जाए, एक ही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड पॉइंट, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो मॉडिफिकेशन है वो सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में होता है और उसमें स्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग के थ्रू इनमें ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो है मॉडिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता बिकॉज डायरेक्टली प्रोटीन की सिंथेसिस वहाँ पर हो जाती है। सो बच्चों, अपना ये ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है ना। अब आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, जितना इजी लैंग्वेज में हो सकता था मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।